नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो धरती, राज्य की धरती चुनावी हिंसा से लाल हो गई, उसके बाद वहां क्या कुछ हो रहा है। एक तो पुनर्मतदान हो रहा है कुछ जिलों में, और दूसरी तरफ राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके बाद होगी हमारी खास चर्चा कि विपक्षी एकता के बीच कुछ नए संघर्ष हो गए हैं। जेडीयू आरजेडी में दरार, फिर कांग्रेस का टीएमसी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ तनातनी तो जगजाहिर है ही। तो इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि केरल में यूसीसी का, समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा है। अभी से कोई ड्राफ्ट नहीं है, फिर भी विरोध है, और वो भी विरोध अपना अपना अलग अलग विरोध, सीपीएम का अलग, कांग्रेस का अलग विरोध हो रहे हैं। किस बात का ये पता नहीं चल रहा। और ये भी हम बात करेंगे कि दिग्विजय सिंह पर तीसरी एफआईआर मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ये जो एफआईआर है ये फेक न्यूज, गलत टिप्पणी के मामले में है। क्या बहुत आसान होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये फेक न्यूज फैला देना, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से हुई तबाही। अब तक 14 लोगों की मौत। पंजाब, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अभी भी हो रही है बारिश। वहीं दिल्ली में बारिश के कारण बदहाल हुई व्यवस्था को लेकर भाजपा का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया के दौरे पर। कुआलालंपुर में अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ की बैठक। व्यापक द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव के विविध स्तंभों की समीक्षा करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के चौथे दशक के रोडमैप पर की चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज गांधीनगर में दाखिल किया अपना नामांकन। गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल की कुल 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होना है चुनाव। गुजरात की 3 सीटें इसमें शामिल। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक का हुआ औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए पुनर्मतदान जारी। राज्यपाल सीबी आनंद बोस नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंगाल के पंचायत चुनाव पर सौंप सकते हैं रिपोर्ट। और सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु भोले बाबा का कर रहे हैं जलाभिषेक। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले एजेंडे की और बात पश्चिम बंगाल की, जहां पंचायत चुनाव में 8 जुलाई को वहां पर रक्त रंजित चुनाव हुए थे। तो जबरदस्त हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में आज दोबारा मतदान हो रहा है। हिंसा प्रभावित 19 जिलों के 696 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। और आज राज्यपाल सीबी आनंद बोस दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर राज्य के हालात पर चर्चा कर सकते हैं और हिंसा से संबंधित रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव मतदान में जमकर हिंसा हुई थी। दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल भी हुए थे। मतदान से पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश भी दिया था, लेकिन ठीक से तैनाती हुई नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में केंद्रीय बलों की मुस्तैदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप। हिंसा प्रभावित इलाके में नहीं हुई थी सीआरपीएफ की तैनाती।
इस बीच विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हिंसा को लोकतंत्र की हत्या बताया है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत पर कब्जे वाली सियासत ने रक्त रंजित कर रखी है जमीन। टीएमसी पर बूथ लूटने और बैलेट बॉक्स लूटने का आरोप है। राज्य चुनाव आयोग का दावा था कि चुनाव प्रक्रिया में कानून व्यवस्था बनाने के लिए 8,000 लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन कोई भी ये उपाय काम नहीं आया। आयोग ने दावा किया था कि 20,000 से भी ज्यादा लाइसेंस आर्म्स भी जब्त किए गए हैं, लेकिन अब उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह हिंसा फिर कैसे हुई। पिछले वर्षों में पंचायत चुनाव पर कब्जा कैडर को मजबूत करने के लिए किया जाता था और अब फंड की लूट की ललक भी इस विद्वेष का कारण बनी है। तो पंचायत चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा हिंसा टीएमसी की आपसी गुटबाजी के कारण ही हुई है, यानी आपस में ही उनके कार्यकर्ता हिंसा करके मारे गए हैं। हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। प्रसेनजीत, आज 19 जिलों में करीब 700 बूथों पर यह मतदान हो रहा है, लेकिन यह सवाल है कि जिस तरह की व्यापक हिंसा 8 जुलाई को दिखाई पड़ी थी, क्या यह पर्याप्त है 700 बूथों पर पुनर्मतदान करवाना? क्योंकि बूथों की संख्या तो करीब करीब 74,000 से भी ऊपर है। देखिए, थोड़ी देर पहले प्रदेश की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया जी कि उनके पास 1000 से ज्यादा वीडियो फुटेज आ चुके हैं, 1000 अलग अलग बूथों से, जहां पे किस तरह से बूथ जैमिंग किया जा रहा था इसका। और उन्होंने बताया कि मेरे पास कल तक, आज किसी का मौत के कारण हाईकोर्ट में शायद कार्रवाई बंद है, तो किसी वकील की मौत के कारण, तो कल वो पहुंच रहे हैं हाईकोर्ट और उनका कहना है कि 18 से 20,000 बूथों की सबूत लेके वो पहुंचेंगे अदालत के सामने कि ये चुनाव के नाम पर किस तरह की एक तानाशाही का एक मौसम रहा 8 तारीख को। और जैसे मैंने किसी से बात कर रहा था तो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि पूरे देश में अब बारिश की कहर है और बंगाल में चुनाव की कहर है। मतलब जिस तरह से आज अभी का बात अगर कहे तो करीब 42 या 43 लोगों की मौत 8 जून से आज 10 जुलाई तक हो चुके हैं। तो इसमें चुनाव का क्या मतलब है? आप जो कह रहे थे कब्जे वाली चुनाव, ये सिर्फ 87,000 करोड़ रुपया की कब्जा करने की चुनाव है और इसी का पूरा जो इंतजाम। जी, माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा लाइन में बिल्कुल, आप फिर से जुड़ गए हैं, बात जारी रखिए दादा। अभिषेक बनर्जी का जो नवजुआर प्रोग्राम रहा करीब 1-1.5 महीने का, बताया ये जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा का पूरा जो प्लानिंग, ये अभिषेक बनर्जी अपने 1-1.5 महीने की वो जो यात्रा, उस 100 करोड़ रुपया की यात्रा में ये हिंसा की जो ब्लूप्रिंट है ये बना के आए थे। और कहानी ये नहीं है, चाहे वो तृणमूल के लोग मरे, चाहे बीजेपी के लोग मरे, चाहे सीपीआईएम या कांग्रेस के लोग मरे, यहाँ पे अजीब सा एक सफाई दिया जा रहा है कि तृणमूल का लोग भी मरे हैं। तो मतलब तृणमूल का लोग भी अगर मरे तो मतलब वो डेमोक्रेसी में तोलमोल का हो गया है। इस तरफ जितने लोग हैं उस तरफ भी उतने लोग हैं। अगर इसी को हम लोकतंत्र मानते हैं तो ये लोकतंत्र है बंगाल की, कम से कम। दादा, एक बात और है कि ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अभी दिल्ली में हैं, सीबी आनंद बोस, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की संभावना है। हिंसा पर रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस मामले में वहां पर कोलकाता में कुछ खबर लग रही है क्या कि उस हिंसा की रिपोर्ट में क्या बातें हो सकती हैं? क्या कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन भी हो सकता है क्या? देखिए, लालचंद, स्पेशल रिकमेंडेशन के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरह से राज्यपाल की अपने दायरे में है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से ये पहले राज्यपाल हम देख रहा हूं डॉक्टर सीबी आनंद बोस, तो बंगाल की चुनाव में जो हिंसा, उस हिंसा को काफी करीब से देखे हैं, लोगों के घर तक पहुंचे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो वाम मोर्चे की हो, चाहे वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस की हो।
हर तरह की लोगों के विक्टिम की लोगों के पास पहुंचे हैं, उनके परिवार से बात किया है, उनको अपने तरफ से जितना हो सके सहायता देने की आश्वासन दिया है। और चुनाव के दिन हम लोग भी स्टोरी दिखाए थे, चुनाव के दिन भी 8 जुलाई को वो रास्ते पे थे, लोग उनका जो कॉन्वॉय है रुक रुक के अपना जो शिकायतें है वो जब बता रहे थे। मतलब इस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर कोई राज्यपाल कभी भी इस तरह की हिंसा को अपने आंखों से देखने की प्रयास नहीं किए हैं। तो इस तरह की प्रयास मेरे ख्याल से उनकी रिपोर्ट में इसका पूरा रिफ्लेक्शन को देखने को मिलेगा। और उसके बाद किस तरह से वो किसी सिफारिश करे, किस तरह की बात करे, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन इनका डिटेलिंग इतने अच्छा रिपोर्टिंग होने जा रहा है, मेरे ख्याल से किसी प्रदेश की किसी गवर्नर का वायलेंस के ऊपर इतना अच्छा रिपोर्टिंग अभी तक हुआ नहीं है। लालचंद दादा, एक सवाल, ममता बनर्जी सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस बार अगर उठाए तो राज्य के चुनाव आयोग पर उठाए। और दोनों सवाल राज्य चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं कि एक चरण में चुनाव कराने की जिद क्यों पकड़ी राज्य चुनाव आयोग ने, जबकि सब लोग मांग कर रहे थे कि ऐसे हालात में हिंसा की इस आशंका के मद्देनजर ज्यादा चरणों में चुनाव हो। और दूसरी बात यह कि जो केंद्रीय बलों की तैनाती है उसको लेकर पहले अदालतों में आनाकानी की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके बाद फिर से ठीक से तैनाती भी नहीं होने दिया। इस पर चुनाव आयोग ने कुछ कहा है कि नहीं कहा है? देखिए लालचंद, इसमें हंसने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य की चुनाव आयोग है, इसको वाम मोर्चे ने इस तरह से बनाया कर गया था। आज वाम मोर्चे के लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसका जो कानून असेंबली में बनाया गया था, इसी वाम मोर्चे के लोगों ने बनाया गया था। और उसको पूरी तरह से एक नपुंसक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना के गए थे। और इनके पास कोई क्षमता नहीं है, ये पूरी तरह से प्रदेश सरकार की उंगली से नाचता है और उसका कठपुतली है। और इसीलिए मैं आरोप स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं देना चाहता हूं। ये पूरी तरह से सरकार में जो है, उन्होंने जो बताया हुआ रास्ता बोल दिया राजीव सिन्हा को, इनके बाहर वो जा नहीं सकते। अगर जाने की कोशिश करे तो राजीव सिन्हा का जो अपने करियर में जो कुछ भी है, मतलब ये एक ब्लैकमेलिंग प्रोसेस है। और उसी आदमी को, उसी औरत को यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, जो सरकार की कठपुतली के हिसाब से काम करे। तो चाहे वो एक दिवसीय चुनाव हो, चाहे वो इस तरह से कोर्ट को पूरी तरह से अंधेरे में रखकर जो सेंट्रल फोर्स को लेकर इस तरह की करना, जो भी करना, क्या कैसे भाई मुंह से खराब शब्द आ जाता है, तो इस तरह से धांधली करना, ये सारे सरकार की प्लानिंग है। ये सरकार की प्लानिंग को स्टेट इलेक्शन कमीशन या राजीव सिन्हा ने अपने एग्जीक्यूट किया है। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कम से कम आज का पुनर्मतदान जो है उसमें हिंसा ना हो, और उसके बाद जरूर इस मामले में एक्शन लिया जाए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी जुड़े थे कोलकाता से। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की जो विपक्षी एकता है उसमें नया संघर्ष क्या सामने आ रहा है। करेंगे इस पर चर्चा। देखते रहिए डीडी न्यूज। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कुछ नया संघर्ष निकल करके सामने आ रहा है विपक्षी एकता में। तो खबर बिहार से है। बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों के बीच राजगीर में 18 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का आयोजन मीडिया की सुर्खियों में। और किस वजह से ये सुर्खियों में है, हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल मलमास मेला को लेकर बिहार सरकार के द्वारा राजगीर में जगह जगह बैनर है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गायब हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैनर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। 23 जून को हुए महासम्मेलन के पोस्टर में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव गायब थे पोस्टर से। तो बैनर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं रहने के कारण महागठबंधन में अंदरूनी विवाद की अटकलें लगाई जा रही हैं। 4 जुलाई को सीबीआई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित लालू यादव परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ फिर से चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। यह नई चार्जशीट है, इससे पहले भी दाखिल हुई थी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का मामला है। लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, लेकिन नीतीश फिलहाल इस पर खामोश हैं। और विपक्ष की बर्खास्तगी की मांग जो है कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाए, उस पर भी नीतीश खामोश है। 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले की चर्चा के बीच ही महागठबंधन से जेडीयू अलग हुई थी और अब फिर से रेलवे घोटाला सामने है, लेकिन जेडीयू खामोश है। तो नीतीश की खामोशी से बिहार में अटकलें तेज हैं। क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा या फिर जेडीयू वापस फिर से एनडीए के साथ आ जाएगी? विपक्षी एकता के सूत्रधार बने नीतीश से कांग्रेस ने अब इस सम्मेलन की जिम्मेदारी भी वापस ले ली। अब कांग्रेस के नेतृत्व में ही 17-18 जुलाई को कर्नाटक में सम्मेलन होना है बेंगलुरु में। विपक्षी दलों के इस संघर्ष को शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि टूट के बाद जो दूसरा ग्रुप है अजीत पवार वाला, वो तो एनडीए में जा चुका है। लेकिन नई परिस्थिति में सवाल तो शरद पवार को लेकर भी है कि क्या वे रिटायर हो जाएंगे या फिर ललकार भरेंगे राजनीति में। कह तो रहे हैं कि अभी रिटायर होने वाला नहीं हूं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ा दी है। अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी बंगाल हिंसा के खिलाफ बोलने लगा है। अधीर रंजन चौधरी तो शुरू से बोल ही रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट भी साथ हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी कभी भी लेफ्ट वाली एकता कैसे स्वीकार करेंगी, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ लड़कर ही तो वो आई है। दिल्ली पर केंद्र सरकार का जो अध्यादेश का मामला है, वहां पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध भी जारी है। लगातार हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और साथ ही कांग्रेस कभी भी ऐसी विपक्षी एकता तो बिल्कुल नहीं चाहेगी जिसमें उसे ज्यादा सीट रीजनल पार्टी के लिए कुर्बान करना पड़े और ड्राइविंग सीट देनी पड़े। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को, उसको चार्जशीट हो चाहे केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करें। राबड़ी देवी कह रही हैं कि बीजेपी सरकार करा रही है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि लालू यादव को सजा यूपीए सरकार के दौरान हुई है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी उधर तल्खी बढ़ा दी है। अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ बोलने लगा है। तो आइए सुनते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. और इस खबर पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में जयराम विप्लव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और हम कोशिश करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े। तो फिलहाल मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, विनोद जी से शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से खबरें आने लगी हैं, जीतन राम मांझी ने भी कल बयान दिया कि नीतीश जी आ जाइए एनडीए में वापस, क्योंकि उधर आपका बेमेल गठबंधन है आरजेडी के साथ। तो ये जो चर्चा शुरू हो गई है, इस चर्चा में कुछ दम है? जो राजगीर के पोस्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं क्या, जो कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा हो या संकेत मिल रहा हो? विनोद जी, लाली, जैसा आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे,
मैं उसी रिपोर्ट पे आया हूँ। तो नीतीश जो 2017 में उनका जो ये गठबंधन बना था, उस गठबंधन के टूटने के कारण यही जमीन के बदले नौकरी घोटाला का था। और उस घोटाले के बाद आप देखिए कि किस तरह से एनडीए में फिर से दोबारा वो शामिल हुए नीतीश कुमार और दोबारा मुख्यमंत्री बने थे जी। तो बिहार में ये चर्चा स्वाभाविक है कि आज जब तेजस्वी यादव पे और उनके परिवार पे, लालू यादव और राबड़ी देवी पे दोबारा चार्जशीट हुआ है, उसी जमीन के बदले नौकरी का जो आरोप है उन पे, और 13 तारीख को उसकी बहस भी होनी है राजबनी कोर्ट में। तो अब सवाल है कि ये चीजें क्यों हो रही है ऐसे कि जेडीयू इससे पहले असहज दिख रही है। आज अगर राजगीर के मेले की जिसकी बात आप कर रहे थे कि राजगीर मेले में पूरे चप्पे चप्पे पे पोस्टर लगे हुए हैं, और उस चप्पे पे पोस्टर पे जो बिहार सरकार की तरफ से ये मेले का आयोजन है, और उसमें अगर तेजस्वी यादव कहीं नहीं है तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ से ये बात कोशिशें हो रही है कि जेडीयू का अपना एग्जिस्टेंस है, उसमें तेजस्वी यादव या आरजेडी नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठेगा कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, और उस पार्टी के कृपा से नीतीश कुमार आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो तेजस्वी यादव को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं इस तरह के सरकारी कार्यक्रम में। दूसरी बात की ये बात उन्होंने 23 जून को भी ये बात दोहराई थी, और 23 जून को बिहार के जो ये महासम्मेलन हुआ था, जिसको नीतीश जी ने कहा था कि ये दलों का नहीं दिलों का महासम्मेलन है जी। और वो एक तरफ से नीतीश कुमार का अपना प्रोजेक्शन था। नीतीश कुमार उस प्रोजेक्ट से 15-16 दलों को जमा करके वो अपने को एक टॉल लीडर साबित करना चाह रहे थे कि पूरे भारत में इनकी ये छवि जाए कि उनका एक संपर्क सूत्र है जो विपक्ष के सारे नेताओं को एक मंच पर बुला सकते हैं। ठीक। लेकिन उनके इस अभियान को और उनके इस एम्बिशन को कांग्रेस ने ही तोड़ दिया है। अब एक हफ्ते के बाद जो ये पूरी कोशिश हो रही थी कि ये शिमला में मीटिंग होनी है, ये मीटिंग अब कांग्रेस ने अपने हाथ में लेके उसको कर्नाटक बेंगलुरु में ले लिए। अब ये 17-18 तारीख को जब वहां पे ये सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी जी? क्या नीतीश कुमार वहां कन्वेनर के रूप में आएंगे या शरद पवार कन्वेनर बनेंगे, जो दोनों नाम की चर्चा थी उस पटना के महासम्मेलन में जी। तो ये जो कसमकस है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, रीजनल पार्टीज के बीच में, उसके ऊपर कांग्रेस ने अपना एक तरह से ये साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली अगर ये महागठबंधन किस तरह से कोई बनता है और राहुल गांधी के लिए एक्सेप्टेंस है उन लोगों का, तो ये महागठबंधन का महासम्मेलन है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो हालत अभी नीतीश कुमार की है, शरद पवार की हो रही है, उद्धव ठाकरे की है, वो सारे रीजनल पार्टी फिर अब बियावान में अपने अपने लिए ही संघर्ष करेंगे। लाल जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनील सिंह जी, और साथ में हमारे साथ जयराम विप्लव जी जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर सुनील सिंह जी का रुख करूंगा, उसके बाद जयराम जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील सिंह जी, सबसे पहली बात यह कि ये पोस्टर में जगह देने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हो गए हैं, इसके लिए कुछ दुविधा लग रही है कि कैसे एक चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को पोस्टर में जगह दें? क्यों नहीं उनको जगह दी जा रही है डॉक्टर सुनील सिंह जी? क्योंकि इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तनातनी है। सुनील सिंह जी, सवाल आप लोग के जहन में है, आप लोग खड़े कर रहे हैं, वरना महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जनाकांक्षाओं के अनुरूप सफलता पूर्वक चल रही है। कहीं महागठबंधन के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व में किसी प्रकार की शंका शुबा नहीं है। अब एक कार्यक्रम में कुछ फोटो के आधार पर महागठबंधन के बीच में दरार की बातें जो उसमें आकलन कर रहे हैं, मुझे लगता है सर्वथा गलत है। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी को नहीं जाना था, संभवतः इसके लिए उनके फोटो नहीं होंगे। और अगर एकाध इससे हमारे महागठबंधन का जुड़ाव फलसफा पर है, देश को बचाने पर है, न कि एक कार्यक्रम में एक फोटो हो कि ना हो, तो आप ऐसे साधारण से चीज के इतने बड़े जुड़ाव को आप उससे आकलन नहीं कर सकते, उससे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। और उस कार्यक्रम के फोटो होने ना होने से ये सवाल हमारे महागठबंधन के घटक दल के जुड़ाव, मैं जयराम जी के पास जाऊं उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि हम ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव को राजगीर में जाना नहीं था, तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चार्जशीटेड हो गए इसीलिए उनका वहां जाना नहीं हो रहा है, पहली बात।
दूसरी बात यह कि 23 जून को तो सब जगह पर लालू यादव, तेजस्वी यादव उपस्थित थे, तो भी उनका पोस्टर में क्यों नहीं दिया गया था पटना वाले सम्मेलन में, महासम्मेलन में? सुनील सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे पता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, तस्वीर होने न होने को आप जब शीर्ष महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व का आत्मीय जुड़ाव का आप एक तस्वीर से उसका जो प्रकटीकरण कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की अटकल लगाना कहीं ना कहीं एक गलत साबित होगी। यहाँ महागठबंधन इंटैक्ट है, चट्टानी एकता के साथ है और रहेगा। जहां तक अटकल का बाजार कम अगली बार जब आऊंगा, पत्रकार लोग को लाइसेंस है जी, ठीक, अगली बार जब लौट के आऊंगा तो तस्वीर से आगे की बात करूंगा। फिलहाल मैं जयराम विप्लव जी के पास चलता हूं। जयराम विप्लव जी, ये बताइए कि आप एक बात बताएं, पहले जीतन राम मांझी आपके पाले में आ गए एनडीए में, अब मैंने सुना है, चर्चा है चिराग पासवान, बाकी जो उनका दूसरा धड़ा पशुपति पारस वाला है, वो तमाम और भी कुछ छोटे दल वो आ रहे हैं। मांझी जी ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश जी, जेडीयू और आरजेडी का मेल जो है वो बेमेल है, गठबंधन है, आप एनडीए वापस आ जाइए। वो लोग उधर एकता की कोशिश कर रहे थे और इस बीच आप चुपके से अपनी एकता कर रहे हैं, एनडीए का कुनबा बड़ा कर रहे हैं। जयराम विप्लव जी, देखिए, बिहार में आपने आज जनता की आवाज अगर सुनी हो तो वो पंच परमेश्वर की कहानी को याद कर रहा है और वो पूछ रहा है नीतीश कुमार जी से कि सुशासन बाबू, क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात भूल जाओगे? पंच परमेश्वर का बड़ा अच्छा लाइन है ये। जी जी, वो नीतीश कुमार जी को जनता ढूंढ रही है। वो नीतीश कुमार कहाँ गए जिन्होंने जीतन राम मांझी जी से इस्तीफा ले लिया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार के इसी तरह के मामलों में मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लिया था, जिन्होंने पूर्व मंत्री आरएन सिंह का इस्तीफा लिया था, जिन्होंने मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया था, जिन्होंने कार्तिक मास्टर का इस्तीफा लिया था, और वो नीतीश कुमार कहाँ चले गए जिन्होंने 2017 में केवल इस मामले में जांच होने पर सफाई मांगी थी। उन्होंने कहा था कि स्पष्टीकरण दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। और आज नीतीश कुमार उस भ्रष्टाचारी परिवार के साथ एक ही कार में दिखते हैं, क्योंकि ये जो आप प्रश्न पूछ रहे थे तस्वीरों को लेकर के, उससे जो मैसेज गया उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी और जो तनातनी आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच दिख रही है, वो दिखाता है कि ये बेमेल गठबंधन है। तेल और पानी का मेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और नीतीश कुमार ने आज करप्शन के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का वो बखान करते थे, उस पर जो आज उन्होंने छुट्टी साधी है, यही उनके राजनीतिक पतन का कारण बन गया। जेडीयू अब तो कहीं बचेगी ही नहीं, जनता के बीच में नहीं है। लौटता हूं आपके पास जयराम विप्लव जी, कुछ सवालों के साथ आपके पास भी लौटूंगा, सुनील जी के पास भी जाऊंगा, मैं अभी विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, डॉक्टर सुनील सिंह जी का तर्क है कि देखिए भाई, तस्वीर हम तो वैसे जानते तो हैं कि तस्वीरें, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, ठीक है, ये कहा जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि तस्वीरों को उतना महत्व नहीं दीजिए। लेकिन सवाल तस्वीर से आगे बढ़कर की बात है। अभी जयराम विप्लव जी कह रहे थे ना कि 2017 में इसी मामले में जब आरोप लगे थे तो उन्होंने पाला बदल लिया था, आरजेडी छोड़कर फिर से वापस एनडीए में चले आए थे। अब वही मामला है, जमीन के बदले नौकरी, रेलवे घोटाला वाला मामला, चार्जशीटेड हो चुके हैं, फिर भी नीतीश चुप है। क्या मजबूरी है? लाल जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं जयराम जी के ही इसमें कि वो शायद करेक्शन सॉरी क्या लगेगा, मुझे कहना है कि वैल्यू एडिशन कर देते हैं। हाँ, वैल्यू एडिशन कर दी। वैल्यू एडिशन ये है कि ये ललन सिंह का ये केस है जी। आईआरसीटीसी के मामले में सबसे बड़ा जो रहस्योद्घाटन हुआ था, जो सबूतों के साथ आए थे, जो जमीन के बदले नौकरी दी गई थी, उसके सारे सबूत लेके ललन सिंह आए थे। तो जेडीयू का ये केस है। उसके बाद उस पर सीबीआई की जांच हुई, उस पर कार्रवाई होने लगी और उसके बाद कई जो पकड़े गए लोग कई सामने में आए और उसके बाद ये चार्जशीटेड है फैमिली। तो अब सवाल है कि जब वो महागठबंधन में एक सरकार के साथ आप हैं और जिस समय में आपका ही केस है, आपने ही सबूत ला के सीबीआई को दिया है, आपने ही दिल्ली से लेकर पटना तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और आप कैसे इस बात से कह सकते हैं कि सीबीआई का जो चार्जशीट है वो झूठ है?
भले ही आपने राबड़ी देवी का ये बैट चलाया हो, तो राबड़ी देवी जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री है हमारी, तो उनको कम से कम कहना चाहिए, ललन सिंह से पूछना चाहिए कि भाई ये तुमने आरोप लगाया और तुम्हें हमारे सरकार में हो जी। तो ये इतना कसमकस इसलिए है कि उसमें देखिए, उसमें दिक्कत क्या है सबके साथ में, कि सबके साथ में एक सर्वाइवल का प्रश्न जुड़ा हुआ है। लालू परिवार इस बात को जानता है कि जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ में ये चार्जशीट हुआ है, परसों उसका इसमें सुनवाई होनी है राजबंदी कोर्ट में, अगर उनके इस चार्जशीट के बाद कोई सजा की बात होती है तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? नीतीश जी इस बात को जानते हैं कि अगर ये जेडीयू का ये सारे चीजें जो विलय की बात हो रही है, उसमें अगर सीट बंटवारे में आरजेडी के कैंडिडेट के साथ में उनका कंप्रोमाइज नहीं हो पाया तो इस पार्टी का क्या होगा? तो ये सारी दिक्कत जो रीजनल पार्टी में उत्तराधिकारी के लिए हो रही है। ठीक है। आज आपको हम महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां उद्धव ठाकरे का जो सब जनता के बीच में जा रहे हैं जी। और जनता के बीच में जाके अपनी इमोशनल एक टच देने की बात कर रहे हैं। तो आज उद्धव ठाकरे को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस वो है? आज उद्धव ठाकरे को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि हमने अमित शाह से के साथ में ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि 2-2 साल के 2.5 साल के हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये पुरानी बात होके उसको उद्धव ठाकरे अगर फिर से दोहरा रहे हैं तो ये सवाल उनके साथ भी है कि उनके पास भी उत्तराधिकारी का वो सवाल लेके एक इमोशनल एक टच देने के लिए लोगों के बीच में है। वही शरद पवार के साथ में है कि शरद पवार और अजित पवार आपस में लड़ पड़े हैं, असली एनसीपी कौन है? तो ये सारे रीजनल पार्टी के बीच में जो ये संघर्ष बना है इस दौर में, असली कौन और नकली कौन, इस अकली नकली के कारण में ये सारे आप कंफ्यूजन आप देख रहे हैं। राम जी आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन पहले सुनील सिंह जी के पास। सुनील सिंह जी को मैंने पिछली बार ही कहा था कि इस बार जो सवाल लेके आऊंगा वो तस्वीरों से आगे का सवाल है। सुनील सिंह जी, बड़ा सवाल है, यही वो मामला है जिस पर सिर्फ आरोप, एक तो सबसे पहले बिल्कुल अभी विनोद जी कह रहे थे, हालांकि बिहार में हमने ये देखा है विनोद जी पहले भी कि शिवानंद तिवारी ने चारा घोटाले का खुलासा किया था और उसके बाद फिर वो उसी पार्टी में आकर के मिले थे। तो मुझे लगता है कि वो फिर से एक बार रिपीट हो रहा है कि ललन सिंह ने ये पूरा मामले में आरोप लगाया। उस समय आरोप के समय सुनील सिंह जी आप लोग छोड़ के चले गए आरजेडी को वापस बीजेपी के साथ सरकार बनाने, और अब उसी मामले में चार्जशीट तक हो चुका है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या मजबूरी है सुनील सिंह जी, बताइए? पैमाना एकदम बदल गया लगता है। देखिए, पैमाना स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और इस मामले में भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक देखें कि जिस तरह इनका सीबीआई और ईडी का राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे ना कि इनकम सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का जो 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 उसकी जो विश्वसनीयता है कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका इस मामले में बता दें, 2017 में जब वहां रेड हुए तो हम अलग हुए, महागठबंधन से अलग हुए, लेकिन 17 से लेके अभी तक जब तक हम साथ नहीं हुए तब तक इतने सारे रेड हुए, लेकिन पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं आया, कुछ कहीं नहीं था। फिर जब साथ हुए तो फिर से एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या ये महज संयोग है या किसी बात की तरफ इंगित करता है? फिर भी न्यायालय जो करना है करेगा, कानून अपना काम करेगा, मुझे नहीं कहना है। लेकिन ये जो चार्जशीट है, ये सारे बिंदुओं पर सीबीआई पहले भी जांच कर चुकी है और संभवतः इसमें सबूत उन्हें कुछ नहीं मिला था। बिना सबूत का आपको लगता है? आपने कहा पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है, पब्लिक डोमेन में चार्जशीट तक आ गई। चार्जशीट का जरूर आधार होगा, नहीं तो अदालत में गिर जाएगी चार्जशीट, ये भी हम जानते हैं। दूसरी चीज, आपने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही, मैं राबड़ी देवी की टिप्पणी के बाद वही बात कह रहा था। सुनील सिंह जी बताइए, लालू यादव को सजा तक कितनी बार हो गई चारा घोटाले में? उस समय आपके महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी सुनील सिंह जी, यूपीए की सरकार। देखिए, सरकार जो केंद्र में हुई उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि माननीय लालू यादव जी के जो चारा घोटाले में जो कानून अपना काम कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन क्या ये आज के दिन में क्या ये महज संयोग है कि जब जब कोई पार्टी, अभी आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि एनसीपी के अमुक नेताओं इतने हजार करोड़ के
भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। हाँ। और देखिए 3-4 दिन बाद उनको मोदी राशन पाउडर से आप ये कह रहे हैं कि चारा घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई सही थी, रेलवे घोटाले में सही नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। जयराम जी ये कह रहे हैं कि देखिए चारा घोटाले में तो एजेंसियों की कार्रवाई सही थी, लेकिन रेलवे घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई सही नहीं है। जयराम ये मैं नहीं कहा, ये मैं नहीं कहा। सुनिए भाई, सुनिए। अच्छा ठीक है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार जी अब करप्शन से एडजस्टमेंट करना सीख रहे हैं। अन्यथा इतना छोड़ दीजिए ना, अभी तो आरोप, चार्जशीट और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हुआ जिसको करप्शन के चार्ज में मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार करना पड़ा, और वो हुए लालू प्रसाद यादव। और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को अपने जगह पर बिठाया। आज केवल एक सवाल किसी विपक्ष के नेता से पूछ कर देखिए, वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। सीधा सा प्रश्न है कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है या नहीं। तो जो सजा याफ्ता लालू यादव को एक भ्रष्टाचारी को माननीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय संबोधित कर रहे हो, जिनके लिए भ्रष्टाचार एक आदर्श मॉडल बन गया हो, उनसे आप क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी भरोसेमंद नहीं है, तो सबूत लेकर ललन सिंह जी उनके पास क्यों गए थे? राज्य सरकार की किसी एजेंसी से जांच करवा लेते जो इनके हिसाब से भरोसेमंद है। तो आज इनका देख लीजिए कि समय के साथ ये अपनी ही बातों में गिरते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बुरा तब लग रहा है कि जो शेर दहाड़ता था करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, वो कहीं सर्कस का शेर तो नहीं बनकर रह गया, जो उसको अपने आका पर दहाड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक चार्जशीटेड मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विराजमान है और उसको अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो। मैं विनोद जी के पास एक छोटी टिप्पणी के लिए आ रहा हूं। विनोद जी ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ऐसा आरोप जयराम जी लगा रहे हैं, लेकिन वो एक दुविधा जो है, उसी दुविधा के चलते पोस्टर में तेजस्वी जी को जगह नहीं मिल पा रही है क्या? नीतीश कुमार जी के मन में वो दुविधा है कहीं ना कहीं, उसका असर पोस्टर पर दिख रहा है। लाल जी, हम दोनों आपके प्रवक्ताओं से कुछ अलग बात कह रहे हैं। हाँ, अलग बात यह है कि बिहार में जो अटकलें हैं इस पोस्टर के बाद, जो राजगीर पोस्टर की चर्चा आप कर रहे थे, उस अटकले को आगे जाते हुए आप देख रहे हैं, तो उसमें कभी भी ये सरकार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। उलटफेर मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जो बिहार के अटकलें हैं, उस अटकले के हिसाब से आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी के में मुश्किल से उसको तेजस्वी यादव को आज 5 से 6 एमएलए की जरूरत है जी, और वहां इंडिपेंडेंट में भी कई लोग हैं जो तेजस्वी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो तेजस्वी को अगर ये सरकार बनाने की बात होगी, जो चीफ मिनिस्टर बनने की बात होगी, तो उसमें अब नीतीश कुमार की मदद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये और इस हालत में आप ये देखिए कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है, जिस बात में डॉक्टर सुनील सिंह कहने से बच रहे थे, वो सीधा मामले यही है कि अब वो नीतीश कुमार कोई एसेट नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जी, लायबिलिटी बन गए। नीतीश कुमार अब लायबिलिटी बन गए हैं, इसलिए वो शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। जो कांग्रेस के विरोध में उन्होंने अपनी राजनीति के 40 साल की राजनीति की है और शानदार राजनीति की है, तो आखिरकार क्यों उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दरबार जाना पड़ा? ठीक है। तो नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता कम हुई है, ये बात अब तेजस्वी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी ये एसेट नहीं हो सकते हैं। किसी इलेक्शन में वो किसी को जिता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब वो मौके की बात है। जब पहले दिन से आपने आरजेडी के अध्यक्ष को सुना था, तो उसमें अध्यक्ष ने कहा था कि नीतीश कुमार बहुत दिन रह लिए, उनको अब दिल्ली जाना चाहिए, उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए, बिहार की राजनीति तेजस्वी पे छोड़ दे। तो ये सारी भूमिका तेजस्वी के लिए हो रही है, और इस भूमिका में हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार खुद आउट हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया जो है वो जेडीयू के अलग पोस्टर के रूप में आपको सामने में दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भले पोस्टर से गायब कर दिया हो, कहीं आरजेडी नीतीश कुमार जी को सत्ता से ही गायब ना कर दे, ये आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़ करके अपनी बात रखने के लिए, और जयराम विप्लव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है और उसका असर जरूर जो देश भर की विपक्षी एकता का जो प्रयास है उस पर जरूर होगा। तो हम इस पर जरूर नजर रखेंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें।
रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त DD न्यूज पर और अब हम रुख करेंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर किस तरह से बिना वजह का विरोध हो रहा है, वो भी अपने अपने अलग अलग कुनबे के साथ। समान नागरिक संहिता का कुछ राजनीतिक पार्टियां और संगठन कर रहे हैं विरोध और खास तौर पर केरल में इसके खिलाफ गोलबंदी देखने को मिल रही है। केरल के कोझिकोड में CPM कर रही है एक सेमिनार। CPM ने इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को तो बुलाया लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। सेमिनार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल होने वाली थी, लेकिन अब संगठन ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और क्यों इनकार किया? क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि CPM इसके लिए तैयार नहीं है। तो लीग का कहना है कि कांग्रेस को नहीं बुलाने से राज्य में दोनों पार्टियों के बीच फूट की खबर होगी और इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। यानी बात फिर से राजनीतिक नफा नुकसान पर आ गई, यानी कि राजनीतिक फायदा और नुकसान के हिसाब से समान नागरिक संहिता पर बन रहा है नजरिया। इस बयान से तो यही लग रहा है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में शामिल समान नागरिक संहिता यानी UCC पर भी हो रही है राजनीति। 15 जुलाई को होने जा रहे इस सेमिनार के लिए CPM ने कांग्रेस को नहीं बुलाया, क्योंकि केरल में CPM और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में CPM और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में हैं, तो यह भी दुविधा है। बहरहाल केरल में समान नागरिक संहिता का विरोध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मौलानाओं और कांग्रेस के साथ मिलकर करेगी और उधर CPM तो अलग से कर ही रही है। CPM भी केरल में पहले से ही सड़कों पर उतरकर समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया है, तो यह विरोध किस चीज का हो रहा है, किस बात का विरोध यह हो रहा है? और यहीं से सवाल उठता है कि क्या विरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल समान नागरिक संहिता का ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि इसका बिल्कुल साफ तौर पर वर्णन है भारत के संविधान में। तो क्या ये लोग भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कि समान नागरिक संहिता एक प्रमुख बिंदु के रूप में शामिल है? हर बात में भारतीय संविधान की दुहाई देने वाले ये लोग आज संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ही लग खड़े हैं क्या और लड़ रहे हैं? इन सवालों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से हम जुड़ते हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि ये क्या है, कहां पर किस बात का विरोध है? जब कुछ सामने नहीं है तो ये विरोध संविधान के अनुच्छेद 44 का है, यह विरोध संविधान के नीति निर्देशक तत्व का है, या यह विरोध भारतीय संविधान का है?
ललन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बातें सामने रखी है, बड़ा स्पष्ट है। ये कोई सवाल यूसीसी को लेकर या संविधान को लेकर नहीं है, ये केवल मुस्लिम वोट के चक्कर में अब होड़ लगी है कांग्रेस और लेफ्ट की। जितना तक लेफ्ट ने जाके किस तरह कांग्रेस के जो अलायंस है वहां पे यूडीएफ उसमें कैसे छेड़ पहुंचाए, इसलिए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल को भी बुलाया इस सेमिनार में। और कांग्रेस को यह डर थी कि कहीं आईयूएमएल उसमें शामिल ना हो जाए, क्योंकि आईयूएमएल के जो समर्थक एक समस्त केरल जमइयतुल उलेमा करके एक संगठन है, जो उलेमा का संगठन है, जो आईयूएमएल का है, लेकिन सीपीएम ने उनको किसी तरह बुला लिया इस सेमिनार में। तो कांग्रेस की ये डर थी कि अपने सहयोगी आईयूएमएल भी उस सेमिनार में शामिल हो जाएगी, और इसमें बड़ा मीटिंग भी हुआ आईयूएमएल का। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और अलग से प्रदर्शन करेंगे यूसीसी के खिलाफ, यानी यूसीसी लाने के खिलाफ। तो आप बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ कोशिश हो रही है, जो मुस्लिम वोट हमेशा आईयूएमएल जुटाती थी कांग्रेस के अलायंस के लिए, उसमें किसी तरह एलडीएफ लगी हुई है, यानी जो वामपंथी मोर्चा है वो लगे हुए किसी तरह मुस्लिम वोट को खींचे अपनी तरफ। जब पहले से ही जब सीपीएम ने बड़े नेता ईएमएस नंबूदिरीबाद भी यूसीसी के फेवर में कह चुके थे, और मुझे याद है 1987 में भी सीपीएम उस समय में भी यूसीसी के पक्ष में कई बयान दिए। लेकिन आज केरल में मुस्लिम वोट को लेकर किसी तरह उस वोट को कैसे कैप्चर करे, अब कांग्रेस ने तय कर दिया। जब दिल्ली में कांग्रेस ने तय किया कि भाई जब तक यूसीसी सामने नहीं आती या पार्लियामेंट में पेश नहीं होती तब तक कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पे पता नहीं है उसमें क्या है। लेकिन केरल में अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि सीपीएम लगी हुई है सेमिनार में, तो वहां एक होड़ सी बन गई है। हाँ, कांग्रेस प्रदेश कमेटी अपनी मास डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, कोझिकोड में, एर्नाकुलम में, तिरुवनंतपुरम में। तो बात केवल यूसीसी की नहीं है। लेकिन शेखर सर जी, शेखर सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बताइए कि केंद्र में कांग्रेस ये तय करती है कि कुछ आ जाएगा तो रिएक्शन देंगे, और वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ और मौलानाओं के साथ मिलकर वो विरोध करेगी। बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति नहीं है कि भाई कुछ है नहीं और उसके बाद केंद्र में कुछ और वहां केरल में कुछ और करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, और सीपीएम तो कर ही रही है। नहीं लालन जी, केरल के जो कांग्रेस लीडर्स है उनकी चिंता है कि भाई अगर उससे पहले अगर सीपीएम अपने कैंपेन आगे बढ़ा ली और एक प्रकार से दबाव आ जाए आईयूएमएल में, और आईयूएमएल अगर यूडीएफ से मतलब यूडीएफ अलायंस जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस कांग्रेस के छोड़कर अगर वहां चले जाए, क्योंकि पहले भी सीपीएम कोशिश की थी किसी तरह आईयूएमएल को ब्रेक करने के लिए। आपको याद होगा एक इंडियन नेशनल लीग बनी थी जो आईयूएमएल को खिलाफ जाने के मतलब अलग करने के, लेकिन हो हुआ। सबसे आश्चर्य चीज ललन जी यही है, केरल में देखिए किस तरह पॉलिटिक्स जो कम्युनल पॉलिटिक्स है कैसे बदला। एक समय था माना जाता था कि जो कांग्रेस की अलायंस है यूडीएफ अलायंस, वो ज्यादातर अपना फोकस रखती है मुस्लिम वोट पे और क्रिश्चियन वोट पे। जी। और सीपीएम एक हिंदू पार्टी माना जाता था, ठीक है, कि हमेशा हिंदू वोट के बचाने के चक्कर में वो हमेशा करते थे। ये जो सबरीमला जब इश्यू आया उसमें आपने एक आश्चर्य देखा, पिनराई विजयन ने वो हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ अपना किया और जिसका वो भोगे भी। कांग्रेस का मतलब आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बुरी हाल हुई, उसके बाद पलट लिए पिनराई ने। तो आज फिर वही डर चल रहा है। हाँ, कुल मिलाकर के बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि हाथ में कोई ड्राफ्ट नहीं है और वोट के लिए विरोध, और वो भी अलग अलग मंचों से विरोध। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल शेखर सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। एफआईआर दर्ज है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। मध्य प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है मानहानि का मुकदमा, और भी कई अन्य धाराओं में भी यह मुकदमा दायर किया गया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। दरअसल दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो अब तीसरी एफआईआर हो चुकी है। पहले इंदौर और गुना के बाद अब उज्जैन में भी केस दर्ज हो चुका है और फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। उज्जैन के अजाक में
दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह तीसरी एफआईआर है। उज्जैन के थाना प्रभारी दिलीप मौर्य ने बताया कि भैरू नाला इलाके में रहने वाले राजकुमार घावरी ने यह शिकायती आवेदन दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिया था और राजकुमार घावरी ने पुलिस को बताया कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी से समाज में वैमनस्यता फैलने के साथ साथ विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती थीं। दरअसल मामला यह है कि दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरु गोलवलकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि गुरु गोलवलकर अपनी किताब में दलितों और मुस्लिमों को लेकर गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में आपत्तिजनक बात लिखी है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि उनकी टिप्पणी ये वाली टिप्पणी पूरी तरह से फर्जी थी, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी किताब में प्रकाशित नहीं हुई थी। और उज्जैन से पहले भी इंदौर के तुकोगंज थाने में भी रविवार को दिग्विजय सिंह पर एक एडवोकेट राजेश जोशी ने मामला दर्ज कराया था। तो सवाल ऐसे में बहुत सारे बन रहे हैं। पहला सवाल तो यही कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या बहुत ही आसानी से फेक न्यूज फैलाने का काम होता है, और कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। और यह भी कि आरएसएस और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ इस तरह की गलत टिप्पणी करने के पीछे आखिर मकसद क्या होता है, और अगर उस मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो क्या ऐसी टिप्पणी से लोगों में भ्रम फैलाने और कुछ लोगों को खुश करके राजनीतिक लाभ लेने की मंशा होती है। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था उसे देख लीजिए जरा, फिर इस पर हम बात करेंगे। देखिए, गुरु गोलवलकर जी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। ये उन्होंने एक फोटो के साथ, तस्वीर के साथ ये शेयर किया था, जो कि गलत है, फेक न्यूज है। और कैसे ये फेक न्यूज है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक, वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अशोक, ये दिग्विजय सिंह को क्या आदतन अपराधी माना जाए क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के कई बयान वो दे चुके हैं और अब जाकर के लगता है कि इस बार कानूनी फंदा उनके ऊपर कसा है। 3 एफआईआर हो चुके हैं। देखिए लालचंद, कानूनी फंदा कितना फंसेगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं और दिग्विजय सिंह जो हैं वो बड़े नेता हैं और उनको भी मालूम है कानूनी पेचीदगियों का सामना कैसे करना है। उनके पास एक बड़े वकीलों की फौज है, तो कानूनी पेचीदगी अलग बात है। लेकिन आपने सही कहा, दिग्विजय सिंह जो है वो हैबिचुअल हैं। हाँ। वो इस तरह की फेक न्यूज फैलाने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। आज उन्होंने गुरु गोलवलकर को लेकर जो टिप्पणी की, वो गुरु गोलवलकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें कहीं पर भी ये नहीं है। और ये अकेला सिर्फ आरएसएस नहीं, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया उसके बाद आरएसएस के प्रचार प्रमुख जो हैं सुनील जी, बाकायदा उन्होंने तुरंत जो है उसको उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि गुरु गोलवलकर ने ऐसा कहीं नहीं कहा, ये फेक न्यूज है। उसके बाद ही तमाम लोग एक्टिव हुए और दिग्विजय सिंह को उन्होंने सवाल करने शुरू किए। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि अब तक करीब दिग्विजय सिंह का ये जो ट्वीट है वो 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि एक फेक न्यूज वो फैलाते हैं और वो किस हद तक स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना इकोसिस्टम है। आपको ये भी याद होगा, कांग्रेस ने कुछ साल पहले ये भी कहा था कि उसको 5 लाख ऐसे सोशल मीडिया वॉरियर्स की जरूरत है। तो वो सोशल मीडिया वॉरियर्स इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक फेक न्यूज, एक भ्रम को लेकर एक खड़ा किया जाए और उसके बाद ये सब लोग एक्टिव हो जाए। और उसके बावजूद जो है कई फैक्ट चेकर्स ने इसको फैक्ट चेक किया और पाया कि ये फेक है, और दिग्विजय सिंह ने जो है एक फर्जी फोटो और उसके नीचे गुरु गोलवलकर का नाम लगा करके जो है पूरा कोट करके छाप दिया। लेकिन अब तक दिग्विजय सिंह ने इसको जो है अब तक इसको डिलीट नहीं किया है। तो ये दिखाता है कि दिग्विजय सिंह की मंशा जो दरअसल है, उनकी मंशा ही खराब थी। और जैसा आपने कहा हैबिचुअल, मैं आपको याद दिला दूं कि ये दिग्विजय सिंह ही है जिन्होंने मुंबई का जब आतंकी हमला हुआ था और पाकिस्तान से आतंकी आए थे और उन्होंने आतंकी हमला किया था, तो उसके बाद उन्होंने एक जो है एक उर्दू के पत्रकार जो थे उनसे उन्होंने कहकर दिग्विजय सिंह ने एक बाकायदा किताब लिखवा दी और वो किताब लिखी गई जिसका शीर्षक था मुंबई आतंकी हमला, आरएसएस की साजिश। और ये पूरी की पूरी बात गलत साबित हुई।
बाद में उस पत्रकार ने, वो जो उर्दू के पत्रकार थे, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी कि ये पूरी किताब गलत थी। लेकिन दिग्विजय सिंह उस किताब के बाकायदा जो है जो उस किताब का लोकार्पण हो उसमें शामिल थे। और बाद में उस पत्रकार ने बाकायदा यह भी कहा कि उन्हें सरकार के कुछ सोर्सेज ने कहा था कि इसके ऊपर किताब लिखिए। तो ये पूरा एजेंडा है। और अंत में लालचंद ये भी बता दूं कि आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी, जो ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। आज दोनों लोग एक साथ दिखते नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह असल में राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु है। और जैसा गुरु वैसा चेला, क्योंकि इसी तरह से राहुल गांधी भी जो है, आप देखिए कई तरह के फेक चीज की, नाथुराम गोडसे आरएसएस का था, गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की, उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं। और अभी जो है उनकी सदस्यता भी गई क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला और एक जो है गलत चीज पे, और उस पर वो अड़े रहे। तो ये गुरु चेला की, कह सकते हैं गुरु चेला की पूरी राजनीति है कि झूठ बोलो और झूठ पे अड़े रहो ताकि लोगों को भ्रमित कर दो। एक सवाल आपसे और, वो ये कि क्या आरएसएस को और उससे जुड़े लोगों को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुना जाता है क्या, फेक न्यूज फैलाने के लिए, गलत टिप्पणी करने के लिए, गलत जानकारियां फैलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी कार्यप्रणाली है। और जो लोग आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझते हैं, आरएसएस कभी भी जो उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार होता है या जो बाकी चीज होती है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। आरएसएस की एक अपनी आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं कि हम व्यक्ति निर्माण के काम में लगे हैं और हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। और उसको लेकर के आरएसएस को कई तरह के लोग जो है दुष्प्रचार करने में कामयाब रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये जो पूरा ट्वीट है, ये जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, वो ये कहता है कि दरअसल आरएसएस और गुरु गोलवलकर जो हैं वो दलितों के, पिछड़ों के और इनके विरोधी थे। लेकिन आप ये सोचिए कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जहां पर जब पंक्ति में बैठकर लोग भोजन करते हैं या बाकी जब कार्यक्रम होते हैं, उसमें आरएसएस में कभी भी किसी की जाति नहीं पूछी जाती। बिल्कुल। और कभी भी किसी को जाति सूचक शब्द से बुलाया नहीं जाता। फर्ज कीजिए अगर मैं वहां पर गया तो वहां पर मुझे श्रीवास्तव जी नहीं कहा जाएगा, वहां मुझे अशोक जी कहा जाएगा, ताकि जाति सूचक शब्द जो है वो आरएसएस में परंपरा ही नहीं है। और महात्मा गांधी खुद जब आरएसएस के कैंप में गए थे तो वो देखकर आश्चर्यचकित थे कि आज जो है जिस उस वक्त जितनी, क्योंकि गांधी जी छुआछूत मिटाने के लिए काम करते थे, तो गांधी जी इतने प्रभावी थे, उन्होंने कहा कि एक संगठन तो ऐसा है जहां पर जाति नहीं पूछी जाती और जातिगत भेदभाव नहीं है। तो जो संगठन जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए काम कर रहा है उसको लेकर आप ऐसा झूठा ट्वीट कर देते हैं, तो ये जो है, तो इसीलिए आरएसएस सॉफ्ट टारगेट रहता है, क्योंकि आरएसएस को टारगेट करेंगे तो उनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। तो आरएसएस क्योंकि इस तरह की चीजों का जवाब नहीं देता, अभी भी जो एफआईआर हो रही है वो आरएसएस नहीं कर रहा, बल्कि आरएसएस के सिंपैथाइजर है, कुछ वकील हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो लोग कर रहे हैं। आरएसएस ने सिर्फ इतना कहा कि इस बात को कहा कि ये झूठ है, और इसीलिए क्योंकि आरएसएस खामोश रहता है, इस तरह के दुष्प्रचार का जवाब नहीं देता, इसलिए बार बार आरएसएस को निशाना बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। फेक न्यूज से अलग ठोस हकीकत यह है कि आरएसएस गुजरात के डांग से लेके अरुणाचल के तवांग तक सामाजिक समरसता का काम करती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ कलाकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जुड़े थे इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त नमस्कार। जन औषधि केंद्रों पर